जैसे कि कल यानी कि 22 फरवरी 2024 को कक्षा 12 का हिंदी का पेपर है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो पेपर होता है उसके एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं उनके थ्रू हम आपको पेपर से ही बताते हुए चलेंगे। ये आपकी स्टडी और आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पेपर में आने के चांस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं। ये गंग कवि है और ये रचना खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है। अब जैसे और ऑप्शन देख लेते हैं। नाभा दास, इनकी रचना है भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति स्फटिक स्फुट पद, और ये जो नाभा दास है ये अष्टछाप के कवि हैं। दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और गोकुलनाथ इनकी रचना है वन यात्रा, बैठक चरित्र, घरु वार्ता और भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं। यह कथन जो कथन है ये किसका है? तो ये कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ का। अब इनके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। 1911 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई, और इन्हें प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी कहा जाता है। और इनकी रचना है आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। फिर मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म हुआ 1880 में और मृत्यु हुई 1936 ईस्वी में, और इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और इन्हें किसने कहा उपन्यास सम्राट? ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा। और मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, सेवा सदन, ये इनकी रचना है। फिर है जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 या 90 से 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, और इनकी रचना है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मे जय का नागिया, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 में हुआ, मृत्यु 1941 में हुई, और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं त्रिवेणी, चिंतामणि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो ये गोकुलनाथ जी है, और ये रचना जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और गोकुलनाथ जी की और रचना है वन यात्रा, और इनका जन्म 1763 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1830 में हुई। और जो और कवि हैं, गोस्वामी पिट्ठलनाथ, इनका जन्म 1515 में हुआ और मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई, और इनकी रचना है अनुभाष्य, सिंगार रस मंडन, यमुनाष्टक। और गोविंद दास, इनकी रचना है इनकी जो रचना है वो कृष्ण कामनी, होनहार, व्यर्थ संदेह, और इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ और 1974 में इनकी मृत्यु हुई। फिर है वल्लभाचार्य, इनकी रचना है लीला रहस्य, सिद्धांत रहस्य और विष्णुपद, इनका जन्म 1479 ईस्वी में और मृत्यु 1531 ईस्वी में हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा यह अर्धकथा, जिसे बनारसी दास जी ने लिखा 1641 ईस्वी में, और मेरी कहानी कमला दास की रचना है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह आत्मकथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तरुण स्वैपन स्वयं बोस की रचना है। फिर है प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक, ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद है जी, और इनका जन्म 1824 ईस्वी में और मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई। और इनकी और रचना है सवाने उमरी, ये आत्मकथा है, और राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, ये इनकी और रचना है। राजा लक्ष्मण सिंह, ये प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक थे, और इन्होंने कब प्रजा हितैषी के संपादन किया? ये 1855 ईस्वी में किया। इनका जन्म 1826 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई। बाबू नवीन चंद्र राय, इनका जन्म 1837 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1890 ईस्वी में हुई। द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है, ये 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। और इसके प्रमुख लेखक जो है द्विवेदी युग के, वे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी है, और देवी प्रसाद जी हैं। फिर 1850 से 1900 ईस्वी तक या 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग है, और इसके जो लेखक हैं वे हैं प्रताप नारायण मिश्र और लाला श्रीनिवास दास। 1918 से 1936 ईस्वी तक छायावादी युग माना जाता है। उसके जो लेखक हैं वे कवि जो हैं इनके जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है। 1936 से 1943 ईस्वी तक आधुनिक युग माना जाता है। उसके जो कवि हैं
वो मैथिली शरण गुप्त है, और जयशंकर प्रसाद है, राम कुमार वर्मा है। फिर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव किसकी रचना है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। फिर और फैक्ट देख लेते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना परिमल है। अनामिका, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना इनकी रचना है। और इनका जन्म 1898 में हुआ, मृत्यु 1961 में हुई। फिर है सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उनकी रचना है ग्रंथि, वीणा, गुंजन, पल्लव, युगपत, युगवाणी इनकी रचना है। उनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। और इनकी रचना है उर्वशी, ऋषिमती, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय इंपॉर्टेंट है, ये इनकी रचना है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि है? ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। और इसके और कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ये नागार्जुन है, शिवमंगल सिंह सुमन है, और त्रिलोचन इस काव्यधारा के कवि हैं। फिर इसके बाद है छायावादी, छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और महादेवी वर्मा जी है। इन्हें छायावाद के 4 स्तंभ भी कहा जाता है। प्रयोगवादी, प्रयोगवादी कवि हैं, मुक्तिबोध है, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। भवानी प्रसाद जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, और शमशेर जी हैं। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1951 में हुआ। तो अब पहले का कब हुआ होगा? तो पहले का 1943 ईस्वी में पहले तार सप्तक का 1943 में प्रकाशन हुआ, और इसके संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वस्यायन अज्ञ। दूसरा 1951 में हुआ, तो तीसरा 1959 में हुआ, तीसरा तार सप्तक, और इसके भी संपादक थे अज्ञ। चौथा तार सप्तक जो हुआ वो प्रकाशन हुआ उसका 1979 में हुआ, और इसके संपादक थे नामवर सिंह। अब इनमें सब में इम्पोर्टेंट क्या है याद करने का तरीका? तो 1943 में प्रथम तार सप्तक आया, और उसके 8 वर्ष बाद फिर 1951 में आया दूसरा, फिर 8 वर्ष बाद 1959 में तीसरा आया। तो इनमें सब में 8-8 का अंतर है पहले 3 में, और जो लास्ट का है उसमें 20 वर्ष का अंतर है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और शुरू के तीनों के संपादक जो है आज्ञे जी हैं। एकांक की सम्राट राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। इसके बाद है निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो ये नहीं वाले जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देख के पढ़ना चाहिए, कभी कभी हम गलतियां कर देते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो छायावादी युग के कवि नहीं है, तो वे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, क्योंकि वे द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो इनकी रचना है गंगा लहरी, विनय विनोद, काव्य मंजूषा, कविता कलाप, ये इनकी रचना है। इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई। और बाकी जो तीनों हैं वे छायावादी युग के कवि हैं। फिर है गद्यांश, विज्ञान की प्रगति के कारण डैश 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 प्रयुक्त किया जाता है। तो हम आपको बस ये इसमें से ये बता सकते हैं कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन से है, क्योंकि हमें और भी पूरा बताने का यहाँ टाइम नहीं है। पाठ समय और आधुनिकता, लेखक इसके जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अगला जो गद्यांश है वे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद डैश 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 राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। पाठ राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है ये गद्यांश जो है, और लेखक है इसके वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर इसके बाद गद्यांश के बाद आते हैं पद्यांश पर। जो पद्यांश है प्रकृति का आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति का सवत्र विजयी पुरुष आसीन डैश 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 गिरी सिंधु एक समान। तो पाठ ये जो शीर्षक है जो ये अभिनव मनुष्य से लिया गया है, और उसके कवि या लेखक नहीं होना चाहिए था, कवि होना चाहिए था। कवि जो है इसके रामधारी सिंह दिनकर है। फिर दूसरा जो पद्यांश है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार डैश 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 यही जड़ का चेतन आनंद है। तो ये जो शीर्षक है वो श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है, और इसके कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर इसके बाद आता है लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक के जीवन परिचय में जो इम्पोर्टेंट है वे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। और इसके बाद आता है कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय में इम्पोर्टेंट मैथिली शरण गुप्त जी हैं,
और सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। फिर आते हैं आपकी कहानी आती है, ये 5 कहानियाँ हैं आपके उसमें। तो आपको जो जिस भी कहानी का कथानक या कहानी जो भी याद हो आप लिख सकते हैं। जैसे पंचलाइट बहादुर में से कोई एक का कथानक लिखना है। अब पंचलाइट किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, ऐसा भी पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी। और बहादुर जो है अमरकांत की है। फिर नीचे कर्मनाशा की हार, ये जो कहानी है इसके पात्र का चरित्र लिखना था। अब ये आते हैं खंड काव्य, ये अलग अलग जिलों में अलग अलग होते हैं। तो जो मेरठ के आसपास के जिले हैं उनमें श्रवण कुमार होता है खंड काव्य, और इसके रचनाकार हैं शिव बालक जी शुक्ल। और इसमें आपको श्रवण कुमार का चरित्र लिखना होता है, जब प्रधान यानी कि उसके प्रधान पात्र यानी कि मेन कैरेक्टर। तो इसका मेन कैरेक्टर कौन है? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार का चरित्र या उसकी घटनाओं को, जो सी भी आपको घटनाएं याद हो, सर्ग उसके लिख सकते हैं आप। फिर आते हैं, अब हम संस्कृत दिग्दर्शिका पे पहुंच गए हैं। और इसमें आते हैं जो गद्यांश आता है संस्कृत दिग्दर्शिका में, इसका हमें अनुवाद और संदर्भ लिखना होता है। तो अथेक शकुनी सर्वेशाम डैश 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 इव तत्र तथैव घनश्याय। तो ये जो है ये जातक कथा से लिया गया है। फिर दूसरा जो इसका गद्यांश है, सप्तदर्श वर्षानी यावत अमरतत्व डैश 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 योगी विद्यास अशिक्षित। तो ये गद्यांश जो है ये महर्षि दयानंद पाठ से लिया गया है। फिर इसके बाद है एक श्लोक, 2 श्लोक होते हैं, 2 में से एक करना होता है। तो ये परोक्षे कार्य हंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयते आदृश्यम मित्रम विस्कुंभ पयो मुखम। तो ये सुभाषित रत्नानी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। और इसका अनुवाद है, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय या मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग करना चाहिए। यानी कि जो तुम्हारे पीछे कोई कार्य है उसको बेकार कर रहा है, तुम्हारी बुराई कर रहा है, या मीठा बोलता है, आपकी हर गलती को बस मीठा बोल के आपकी कमियां नहीं बताता है या उसमें सुधार नहीं कराता है, तो ऐसे मित्रों को क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। मतलब कि अगर किसी घड़े पर विष लगा है लेकिन उसमें दूध है तो उसको फिर भी हम उसका सेवन नहीं कर सकते। दूसरा जो गद्यांश है वे है आकार संदृश्य प्रज्ञा। श्लोक है ये, प्रज्ञा संदृश्यागमा आगमे सदृश्यारंभ आरंभ सदृश्यम। जो ये पाठ जो लिया गया है ये संस्कृत दिग्दर्शिका के नृपति दिलीप पाठ से लिया गया है। उसका अनुवाद है, सुंदर दिखने वाले दिलीप, बुद्धिमान, शस्त्रों के ज्ञाता, शुभ कार्य प्रारंभ करने वाले, उचित परिणाम पाने वाले जो राजा थे वे प्रजा के हित उनके कल्याण के लिए उनसे कर ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद जो आते हैं वे संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं। का भाषा देवभाषा इति नामना ज्ञाता, यानी कि देवभाषा के ज्ञाता जो देवभाषा वो संस्कृत को कहते हैं। क्या सर्वज्ञ भवति, तो ये आत्मना दर्शनेन नर सर्वज्ञ भवति। मूल शंकर इति नाम कस्य महापुरुषस्य पूर्व नाम आसीत। ये किसका मूल शंकर किसका नाम है? प्राचीन पहला नाम, यानी कि बचपन का, ये महर्षि दयानंद का बचपन का नाम है। फिर आते हैं रस छंद अलंकार। तो आपको श्रृंगार और वीर रस में से कोई एक करना होता है, यमन और अतिशयोक्ति में से एक, रोला और चौपाई में से छंद में से एक कर। अब निबंध में भी इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं? पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या विश्राप, बेरोजगारी, ये इंपॉर्टेंट है। अब संधि विच्छेद है, प्रत्याशा का संधि विच्छेद, प्रति प्लस आशा, निश्चल का संधि विच्छेद, निस प्लस छलम, और हरिश्चंद्र में जो संधि है वो विसर्ग संधि है। फिर है समास विग्रह, उपतटम
में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, और इसका जो समास विग्रह करे तो उप प्लस तटम, यानी कि तट के समीप। नील कमलम, इसमें कर्मधारय समास है, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका वो इस समास विग्रह करेंगे तो नील प्लस कमलम, नीला है कमल जो। प्रत्यक्षम में अव्ययी भाव समास है, प्रत्यक्ष प्लस अक्षम, तो इसका अर्थ है अक्षी के सामने, यानी कि आंखों के सामने, जो जस्ट हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो। नामन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है नामन, नामनः, और ये पंचमी और षष्ठी दोनों का ही सेम है एक वचन में। नामनो ये षष्टमी और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, नामने चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, और नामना ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। आत्मन ये शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप है। क्या है, क्या रूप है? तो ये आत्माभ्याम। अब आत्माभ्याम तृतीय विभक्ति और चतुर्थ विभक्ति और पंचमी विभक्ति तीनों में ही सेम होता है द्विवचन में, और आत्मनो ये षष्टमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों में द्विवचन में समान होता है, एक समान होता है। इसके बाद है नी धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन, तो वो है नयतम। अब हम और को देख लेते हैं, और ऑप्शन को। अनयतम, अनयत ये लड़ लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, और अनयतम ये लड़ लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन है, और नय ये लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक के धातु व प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो पठित में कौन सा? पठ तो धातु है और इत प्रत्यय है। कथित में कथ धातु कृत प्रत्यय है। कृत्वा में कृत धातु क्रय धातु और त्वय प्रत्यय। एक शब्द का संस्कृत प्रत्यय तो श्रीमान, श्रीमान इसमें मतु प्रत्यय है। प्रभुत्वम, प्रभु प्लस त्वम इसमें त्वम प्रत्यय है। मानव प्लस त्वम इसमें मानव प्लस त्वम में मानवत्वम में त्वम प्रत्यय है। इसके बाद आता है प्रयुक्त विभक्तियों से संबंधित उल्लेख। तो यहाँ गृह पारिता वृक्षा संति, तो आपको जहाँ भी अभिता पारिता ये शब्द दिख जाए इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। पादेन खज पैर से लंगड़ा, तो यानी कि जो भी कोई विकारित अंग हो, जैसे कोई पैर से लंगड़ा, आंख से काना, तो ऐसे ही शब्द में योना विकार के योग में तृतीय विभक्ति होती है। माता पुत्रेन स गच्छति, तो यहाँ स आ गया, तो स के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब संस्कृत के अनुवाद। हम हंसते हैं, वयम हसत, यह राम की पुस्तक है। इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, मैं घर से जाता हूँ। अहम गृहम गच्छेयम, कुएं में जल है। कूप जलम आसीत, तो एक पेपर तो पूरा हो गया। अब दूसरा पेपर हिंदी का प्रथम नाटक, यह नहुस, और ये किसकी रचना है? गोपाल चंद गिरिधर दास जी की रचना है। और ऑप्शन को देख लेते हैं। सती प्रताप ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, और कामना ये भी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, और नल दमयंती स्वयंवर ये नाटक है बालकृष्ण भट्ट जी का। फिर है भारत दुर्दशा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और पंचलाइट के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, ये खंडकाव्य है। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, ये निबंध है। और राष्ट्र का स्वरूप ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, चंद्रवर दाई जी की रचना है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? ये रीतिकाल की रचना है। अब रीतिकाल कब से कब तक है? रीतिकाल का जो समयावधि है वो 1700 से 1900 ईस्वी तक है। आदिकाल की समयावधि 700 से 1343 ईस्वी तक है। भक्ति काल की समयावधि 1343 से या 1375 भी है कहीं कहीं से 1700 ईस्वी तक है। और आधुनिक काल की 1857 से अब तक चली हुई आ रही है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे आदिकाल के कवि तो विद्यापति, सबरपा, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो ये आदिकाल के कवि हैं। और भक्ति काल के कवि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, रहीमदास। और रीतिकाल के कवि
महाकवि भूषण, केशव दास, भिखारी दास, बिहारी लाल। और आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर, ये आधुनिक काल के कवि हैं। इसके बाद है गंगावतरण के रचयिता है जगन्नाथ रत्नाकर। और हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। इसको आप ढंग से पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें यामा महादेवी वर्मा जी के तो यही नहीं है। और लहर और आंसू और झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। फिर आता है गद्यांश, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है। ये गद्यांश जो है ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर दूसरा गद्यांश, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ये गद्यांश भी राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। उसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। फिर आते हैं पद्यांश। पद्यांश है व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन। ये जो पद्यांश है ये प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। और दूसरा जो पद्यांश है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दुष्ट आए। तो ये जो पाठ जो शीर्षक जो है वो पवन दूतिका से लिया गया है। उसके कवि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। इसके बाद लेखक का जीवन परिचय है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र। इन तीनों में से कोई एक करना होता है। कवियों में से भी भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त और जगन्नाथ रत्नाकर, इन तीनों में से भी एक। पंचलाइट लाटी जो भी 5 कहानियां हैं उनमें से एक करना होता है। फिर है संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। तो ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है गद्यांश। और दूसरा है पद्यांश। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्वविद्याना धर्मस्य च धनस्य च। तो जो ये श्लोक है वो सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है संस्कृत दिग्दर्शिका के। और इसका अनुवाद है बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विधाओं धर्म व धन का हेतु कारण है। फिर इसके बाद न चोर हारिये न च राज हारिये न भात्र भाज्य न च भारकारी। तो इसका जो अनुवाद है न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है, जो खर्च करने पर बढ़ती हो, ऐसी विद्या धन सभी धर्मों में क्या है? प्रधान है। इसके बाद संस्कृत के क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य आदि कवि क्या आसीत? तो वो कालिदास जी हैं। का भाषा सर्वसाम आर्य भाषा जननी, वो संस्कृत है। का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता है, संस्कृत है। मैत्रेयी कस्य पत्नी? ये याज्ञवल्क्य की पत्नी है। फिर रस छंद और अलंकार आगे हास्य रस और करुण रस में से एक की परिभाषा उदाहरण सहित, उपमा और यमक में से, दोहा और कुंडलिया में से एक में से। फिर निबंध आता है विज्ञान वरदान अभिश्राप, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी। पावक का संधि विच्छेद पो प्लस अक है। नायक का संधि विच्छेद ने प्लस अक है। घनश्याम का समास विग्रह, घन के समान श्याम अर्थात कृष्ण, और इसका जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। महादेव का समास विग्रह, महान है जो देव महादेव, यानी कि जिस शब्द का कोई तीसरा ही अर्थ निकलता हो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। इसके बाद है मति मान शब्द में प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय, यानी कि जिस शब्द के पीछे मान, वान, धान, तान ये प्रत्यय या ये शब्द आ जाए पीछे तो उसमें मतुप प्रत्यय होता है। आत्मसु जगत शब्द का रूप है, जो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है आत्म भी है, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है आत्मना, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है आत्मनाम। विकारी तंग में विभक्ति, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति पैर से लंगड़ा हो और आंख से काना हो, तो ऐसे ही शब्दों में जो संस्कृत में वाक्य होते हैं उनके विकारी तंग कहा जाता है। और विकारी तंग में मतलब यानी कि इसमें जो विभक्ति होती है वो तृतीय विभक्ति होती है।
ग्राम पारिता सरोवरा संति। मैंने पहले बताया कि पारिता या अभित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ये पूछा कि द्वितीय विभक्ति किसमें, पारिता के योग में द्वितीय विभक्ति है। फिर आता है संस्कृत में, यह मेरा मकान है। एम मम गृहम अस्ति। लोप पाप का कारण होता है, लोप पापस्य कारणम। तुलसीदास को नमस्कार, तुलसीदास है नमः। तो जब यहाँ ऐसे क्वेश्चन में नमः भी आ सकता है, देवाय नमः, गणेशाय नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। संस्कृत भाषाएं देवभाषा है, तो संस्कृत भाषाएं देवभाषा अस्ति। छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्रेषु राम श्रेष्ठ अस्ति। तो दूसरा पेपर है इसके बाद। ये अभी प्री बोर्ड का पेपर है। द्विवेदी युग के साहित्यकार है, श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग के साहित्यकार है। और सिंगार रसमंडल के रचनाकार गोकुलनाथ जी हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं। अब और ऑप्शन को देख लेते हैं। ईसाउल्लाह खां जो प्रथम, ये ईसाउल्लाह खां की वो है कहानी यानी कि रचना, और रानी केत की कहानी है, ये प्रथम कहानी है। राजा लक्ष्मण सिंह की रचना जो है शकुंतला, ये नाटक है। और लल्लू लाल जी की जो रचना है वो प्रेम सागर है। गोरा बादल की कथा, ये जटमल की कथा है, ये जटमल के द्वारा रचित है, इसके लेखक जटमल जी हैं और ये उन्होंने 1623 ईस्वी में रची। सदा सुखलाल जी की रचना सुख सागर है। और राजा शिव प्रसाद सितारे की रचना राजा भोज का सपना है। दौलत राम इनकी रचना पद्म पुराण है। अंधेर नगरी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है और इनकी और रचना है भारत दुर्दशा गोसंकट, इनकी और रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की वैदिक हिंसा न हिंसा भवती, इनकी रचना है। हरिकृष्ण प्रेमी की रचना प्रतिशोध शिव साधना है। और राम कुमार वर्मा की रचना अभिश्राप और निषिद्ध है, निषिद्ध। गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का। नाटक यानी कि प्रथम नाटक नहुस है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का। और प्रथम आत्मकथा जो है वो अर्ध कथा है बनारसी दास जी की। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है जो लाला श्रीनिवास दास जी की है। और चित्रलेखा जो रचना है वो भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये भगवती चरण वर्मा जी की रचना है और गोदान प्रेमचंद जी की है। रानी केत की कहानी, ये अभी पीछे बताया है, ईसाउल्लाह खां की रचना है। हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती है। और आत्माराम जो है प्रेमचंद जी की रचना है। और भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। और कलाकार का दंड, ये वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अब गद्यांश, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो गया, ये जो गद्यांश है ये अशोक के फूल पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा गद्यांश जो भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोध के लिए, ये जो गद्यांश है ये भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। उसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अब आते हैं पद्यांश। जो पद्यांश है उत्फुतल करौंदी कुंज वायु से रहकर, तो ये जो शीर्षक है जो ये केकई का अनुताप पाठ से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनको मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। जो अगला इसका पद्यांश है, तुम मासहीन तुम रक्तहीन, तुम मासहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। जो शीर्षक है जो बापू के प्रति पाठ से लिया गया है। उसके लेखक है सुमिता नंदन पंत जी। फिर ये कवि का जीवन परिचय आ जाता है। इनमें कवि और लेखक का दोनों का है। जी सुंदर रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम, मेधाचंद गुप्त और कृष्ण सुमिता नंदन पंत जी। सुमिता नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंचलाइट बहादुर कहानी के चरित्र या कहानी के सारांश में से कोई एक करना होता है। इनमें से सत्य की जीत और इनमें से नायिका का चरित्रण या कथा वस्तु दोनों में से एक करना है। फिर आते हैं संस्कृत गद्यांश पर। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, जो ये गद्यांश है संस्कृत का, जो ये संस्कृत भाषा है महत्वपूर्ण पाठ से लिया गया है। संस्कृत दिग्दर्शिका के यज्ञवल्क्यो मैत्रेय उवाच मैत्रेयी, ये जो है गद्यांश वे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। फिर आता है श्लोक का हिंदी में अनुवाद। न में रोचते भद्रम व उलूक श्यामी भी सेचनम अक्रुधस्य मुखम पश्यम कथम क्रुधो भविष्यति।
तो जो इसका ये पार्ट जो है जातक कथा से लिया गया है और इसके जो अनुवाद है, मुझे उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं, इस क्रोधित का मुख तो देखिए न जाने क्रोध में कैसा होगा। इसके बाद है भाषासु मुख्यम मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो ये सुभाषित रत्नानी पाठ से लेकर इसका अनुवाद जो है वह सभी सागरों या भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वोच्च प्रधान है और मधुर और दिव्य है, निश्चय ही उसका काव्य मधुर है और भी अधिक उसकी मधुर क्या है, वाणी है। फिर रसचंद अलंकार आ जाते हैं, चौपाई, कुंडलिया, श्रृंगार रस, करुण रस, अन्वय और उपमा अलंकार। फिर संधि विच्छेद है, नाविक जो संधि है ये अयादि संधि है 9+1, और परोपकार में जो गुण संधि है पर प्लस उपकार, पवित्र में अयादि संधि है पो प्लस इत्र, और नयनम में अयादि संधि है ने प्लस एनम। निबंध आ जाते हैं। फिर ये है सामान्य हिंदी वालों के लिए लोकोक्तियां मुहावरे हैं। आसमान से बातें करना, इसका है बहुत ऊंचा होना, जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार फल मिलना, एक पन दो काज, एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी हो जाना, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। फिर रहता है अंतर, अविराम का अर्थ है सुंदर और अविराम का अर्थ है लगातार, उपल का अर्थ है पत्थर, उत्पल का अर्थ है कमल। फिर है एक शब्द के दो अर्थ, पानी के दो अर्थ हैं जल और चमक, कंचन के दो अर्थ है सोना और धन, अर्क के दो अर्थ है ज्योति और सूर्य, और अर्थ के दो अर्थ है विप्राय और मतलब। फिर इसके बाद आ जाता है, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं साहित्य हिंदी में से। ये संस्कृत के क्वेश्चन है और ये धातु है, धातुआ में त्वा जो है वो प्रत्यय है और हतः में तय प्रत्यय है। फिर है प्रयुक्त विभक्ति और से संबंधित नियम, तो इयम बालिका पादेन खजस्ती, तो यह योना विकार के युग में तृतीय विभक्ति, मंजरी विद्यालयम प्रतीयाति, प्रति या विद्यालय के युग में द्वितीय विभक्ति, सह छात्र केन सह क्रीडति, सह के योग में तृतीय विभक्ति। फिर रहता है इसके बाद समास विग्रह, नीलाम्बुज, इसमें कर्मधारय समास है, नीला है अंबुज जो, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। संस्कृत अनुवाद है, छात्र घर से आते हैं, छात्र गृहम आगच्छति, बालकों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, बालका संस्कृत पठेयु, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ, कालिदास कविना श्रेष्ठ अस्ति, गांव के दोनों ओर सरोवर है, ग्राम अभित है जलम अस्ति। इसके बाद है नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम उपन्यास वह परीक्षा गुरु है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक है, वे भारतेंदु युग के लेखक है। श्री चंद्रावली जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, 1876 में इसकी रचना हुई। और कर्म भूमि किस विधा की रचना है, ये उपन्यास है, और कर्म भूमि की रचना 1932 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और कंकाल भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और त्यागपद जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है जो 1937 में रचित हुई। रीतिकाल के किस कवि को ने वीर रस की रचना की, ये रीतिकाल के जो बिहारी जी हैं उन्होंने वीर रस की बिहारी सतसई में अपनी रचना की। आंसू के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, तार सप्तक के संपादक है आज्ञा जी, शुरू के 3 तार सप्तक के संपादक हैं आज्ञा जी। 1843, 1851, 1859, 8 साल का अंतर है इनमें, और जो चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ वो 1879 ईस्वी में हुआ। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई जी द्वारा रचित है। जन का परवाह अनंत होता है, यह जो गद्यांश है राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया, उसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर है दूसरा जो गद्यांश है अथवा में आता है, 2 में से एक करना होता है। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, यह अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, उसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर पद्यांश है बैठी खिन यऊ दिवस वे गेह में थी अकेली, जो ये शीर्षक जो है पवन दूतिका से लिया गया है, उसके कवि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। फिर इसके बाद जो अथवा में जो दिया हुआ है तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, जो ये पद्यांश है ये शीर्षक केकई का अनुताप पाठ से लिया गया है, और जो इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं।
फिर लेखक का जीवन परिचय आ जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी और दीनदयाल उपाध्याय। और कवियों में वैद्यनाथ गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इनमें से कोई एक करना होता है, कवियों में एक और लेखकों में एक। फिर इसके बाद है कहानी आती है। पंचलाइट बहादुर या ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु या पंचलाइट कहानी के पात्र का चरित्र चित्रण। इसके बाद आता है संस्कृत गद्यांश। अब संस्कृत दीर्घदर्शिका में से एक गद्यांश आता है जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, ये जो गद्यांश है ये संस्कृत भाषा महत्व से लिया गया है। पहला दूसरा ही गद्यांश है जो अथवा में दिया है। यज्ञवल्क्य उवाच, तो ये जो गद्यांश है ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये तीसरा गद्यांश है, संस्कृत दीर्घदर्शिका के पाठ से लिया गया है। अब आते हैं श्लोक या पद्यांश। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिया परेशा परिपिंडनाय खलस्य साधुआ विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षाय। जो ये सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है और जो इसकी अनुवाद है वह है दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, संपत्ति घमंड के लिए, वह शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या होती है, ज्ञान होता है, वो दूसरों को नुकसान या कष्ट पहुंचाने के लिए ही यूज होता है। और जब इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की जो विद्या है, ज्ञान है, वो संपत्ति दान के लिए, वह शक्ति व रक्षा के लिए ही उपयोग किया जाता है। दूसरों की रक्षा के लिए सज्जन व्यक्ति के ज्ञान का उपयोग होता है। फिर रस छंद अलंकार है, निबंध है। इनमें से आपको रस में से एक, छंद में से एक और अलंकार में से कोई एक करना होता है। पो प्लस में जो संधि है वो पावक है। सज्जन का संधि विच्छेद है सत प्लस जन। उत प्लस लेख का संधि जो हो गया वो उल्लेख हो गया। नामना शब्द की विभक्ति का जो है तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। आत्मन शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? आत्मना रूप हो गया। फिर इसके बाद ये सामान्य हिंदी का है। फिर नेक्स्ट पेपर है जो ये आवारा मसीहा के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह माता भूमि है। रश्मिमांसा ये रामचंद्र शुक्ल जी का है और विचार प्रभा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस। दौलतपुर जन्म स्थान, अब कुछ ऑप्शन के, ये जो जन्म स्थान है ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। दौलतपुर में, रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कुछ और ऑप्शन के देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है और इनका जन्म हुआ 1907 में, मृत्यु हुई 1979 में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका खेड़ा ग्राम, मेरठ, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ और इनके जो जन्म 1904 को हुआ, मृत्यु 1967 में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 और मृत्यु 1941 में हुई। और कहाँ हुआ इनका जन्म? बस्ती जिला, अगौना गांव। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? वो प्रिय प्रवास को, हरिऔध जी की प्रिय प्रवास को माना जाता है। चंद छंद वर्णन की महिमा ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की और साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसके बाद जो है वो है सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है इन्हें। यामा जो रचना है महादेवी वर्मा जी के। रसिक प्रिया केशवदास जी की है। कामायनी ये छायावादी युग की रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की। और हिंदी साहित्य में किस काल को? स्वर्ण युग, फिर से आ गया ये स्वर्ण युग, भक्ति काल को कहा जाता है। इसको इम्पोर्टेंट देख लेना। और भूमि का निर्माण जो ये अशोक, ये जो लिया गया है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसके बाद है भगवान बुद्ध ने मार विजय, तो ये जो गद्यांश है ये अशोक के फूल पाठ से लिया गया है और जो इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और उसी तरह ये और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं।
जैसे पादेन के योग में तृतीय भक्ति, सह के योग में पुत्र सह तृतीय भक्ति, और पारिता के योग में द्वितीय भक्ति, और नमः या इंद्राय वर्षट के योग में चतुर्थी विभक्ति। ये इसमें विभक्ति है। और इसके बाद जो है प्रतिदिनम, इसमें समास जो है अव्ययी भाव समास है, और नील कमल में कर्मधारय समास है। गंगा हिमालय से निकलती है, जो इसका संस्कृत में गंगा हिमालय निकसंती। गुरु को नमस्कार करो, गुरु है नमः। वन में मोर नाचते हैं, वनेषु मयूरा नृत्यति। छात्रों में मोहन श्रेष्ठ, छात्रेषु मोहन श्रेष्ठ अस्ति। ये इसका संस्कृत अनुवाद है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है, ये काफ़ी पुराना पेपर है। इसमें से बस हम बहुविकल्प प्रश्न देखेंगे। कौन सी रचना उपन्यास है? तो गबन उपन्यास है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है, नाटक है। अंधेर नगरी भी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, और पंच परमेश्वर कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। कौन भारतेंदु युग का सहयोगी कवि है? बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के सहयोगी कवि है। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी है। और हिंदी के प्रथम कवि सरहपा किस वर्ग के कवि थे? जैन साहित्य के कवि थे। सगुन भक्ति शाखा के कवि नहीं है, नहीं वाले आप गौर से पढ़ें। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है, और मीराबाई सूरदास तुलसीदास जी हैं। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें देख लेना, पढ़ लेना। धन्यवाद।